हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। एंड क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू द प्रपोजल और रिलेटिंग टू द ऑफर। यानी लीगल रूल्स क्या है ऑफर के या प्रपोजल के। तो लीगल रूल जब पूछे जाते हैं तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफर है। यानी वही हमको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो यही जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रपोजल के या फिर ऑफर के, वो हमें वहां पे लिखने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑफर या प्रपोजल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रपोजल या फिर ऑफर, कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसकी शुरुआत जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो प्रपोजल से होती है या जिसे हम ऑफर कहते हैं। तो एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो ऑफर करती है, सामने वाली पार्टी जो होती है वो उसे एक्सेप्ट करती है और फिर वहां पे जो होता है वो प्रॉमिस क्रिएट होता है और उसे ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। और जब ये इंफोर्सिबल एग्रीमेंट हो जाता है विथ लॉफुल पर्पस, लॉफुल कंसिडरेशन, विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो वो जो है उसे हम इंफोर्सिएबल एग्रीमेंट कहते हैं और इन द आइज ऑफ लॉ जो है वो वैलिड होता है और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। तो प्रपोजल क्या है? सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट, when one person signify to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. proposal क्या हो सकता है? proposal कोई चीज करने के लिए भी हो सकता है या कोई चीज नहीं करने के लिए भी हो सकता है। तो डिपेंड जो भी है ऑब्जेक्ट है, जिस इंटेंशन से वो जो ऑफर किया जा रहा है या प्रपोजल दिया जा रहा है सामने वाले पार्टी को, वो एक तो क्या हो सकता है, वो टू डू एनीथिंग या फिर फ्रॉम अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इस तरह से जैसे कि ए विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो सेट टू बी फॉर ₹500 विद द इंटेंशन टू कंसेंट ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपए में अपना रेडियो सेट जो है वो बेचने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे ए ने उसका जो भी इंटेंशन है यानी वो बेचने के लिए तैयार है 500 रुपीज में। तो ये एक टाइप का प्रपोजल जो है उसने बी को दिया है। जब बी यहाँ पे एग्री हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस, और बी एग्री होगा कि हाँ ठीक है मैं 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैलिड एग्रीमेंट होने के कारण जो कि इंफोर्सिबल बाय लॉ है, तो वो जो है वो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बट इफ अ स्टेटमेंट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू obtain the assent of other party thereto, that cannot be termed as proposal। लेकिन यहाँ पे कोई इंटेंशन ही नहीं है सामने वाले पार्टी से जो भी असेंट है या सामने वाली पार्टी की मंजूरी लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसे हम प्रपोजल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जो है ये सामने वाले पार्टी को जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है, इसका मतलब सामने वाले पार्टी को मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन ने मुझे जो है ये ऑफर किया है, ठीक है, और उसका क्या इंटेंशन है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अभी इसमें जो है आगे हम डिटेल में देखेंगे कि ऑफर अलग है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट किया जाता है जनरल पब्लिक को, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट की जाती है जनरल पब्लिक को, तो क्या उसे हम ऑफर कहते हैं, क्या वो बाइंडिंग होता है क्या, ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो एलिमेंट ऑफ प्रपोजल क्या होगा यहाँ पे, एक तो है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना। यहाँ पे विलिंगनेस जो है पार्टी की वो सामने वाले पार्टी को बताना जरूरी है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जरूरी है, ठीक है, और मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, और ये किस इंटेंशन से, सामने वाले पार्टी की मंजूरी लेना, असेंट लेना, उसके लिए वो इंटेंशन से वो जो है वो ऑफर करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी एक्सप्रेशन
ऑफ विलिंगनेस ये जरूरी है, और किस इंटेंशन से, सामने वाले पार्टी का असेंट मिलने के इंटेंशन से किया होना चाहिए। Thus the person making proposal is called proposer or offerer or promiser, and the person to whom the proposal is made is called promisee, offeree or promisee. अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे मन में कोई चीज आई कि सपोज हाँ मुझे जो है ये टेबल बेचना है, मुझे ये टेबल 200 रुपए में बेचना है, ये मेरे मन में जो है ये ख्याल आया, ठीक है। अभी मैं तो किसी को कह नहीं रही हूँ, और जिस व्यक्ति को मुझे ये करना है कि भाई सामने वाले पार्टी को मुझे बोलना है कि मैं ये टेबल बेचना चाहती हूँ 200 रुपए के लिए, तो इसके लिए मुझे क्या जरूरी है, मैंने मन में ही आया तो क्या वो ऑफर होगा? नहीं। जो व्यक्ति है जिसको मैंने वो चीज कही कि ये 200 रुपए के लिए मैं 200 रुपए में ये टेबल बेचना चाहती हूँ, ये सामने वाले पार्टी को जो है मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट करना जरूरी है, ताकि सामने वाले पार्टी को समझे कि मैं ये बेचना चाहती हूँ और 200 रुपए में बेचना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफर का, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। Section 2A of that explain that person is said to make a proposal when he signify to another, signify to another ये important है, सामने वाले को signify करना, क्या? His willingness to do or abstain from doing something, यानी सामने वाले को signify करना क्या कि his willingness कि वो बेचना चाहता है, ये चीज। Here is the emphasis here is upon the requirement that the willingness to make a proposal should be signified, सामने वाले को बताना। The term signify means to or communicate, to make known, यानी सामने वाले को communicate करना, to know यानी सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं ये टेबल 200 रुपए में बेचना चाहती हूँ। It thus required that the offer must be communicated to the अदर पर्सन, ठीक है। तो ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अभी ये किस तरह से कम्युनिकेटेड होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है? तो ये कम्युनिकेशन जो है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो उसमें का ही ये हम एक सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सेकेंड कि ये ऑफर जो है ये कम्युनिकेट हो रही है, तो ये कम्युनिकेशन कैसी है, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। अभी हम ये एक्सप्रेस है, ऑफर जो है ये एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, ठीक है। एक्सप्रेस किसे कहेंगे? जब मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ कि ये टेबल में 200 रुपए में बेचना चाहती हूँ, तो इस सामने वाले को मैंने क्या किया, डायरेक्टली वो व्यक्ति के साथ मैंने कम्युनिकेट किया, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है या जो भी है मेरा इंटेंशन है, वो पर्पस है, वो सामने वाले को मैंने कन्वे किया, सामने वाले पर्सन को मैंने बताया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये कम्युनिकेशन कैसा हो गया, एक्सप्रेसली किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसे हम एक्सप्रेस कम्युनिकेशन कहेंगे, जब पर्सन जो है जो ऑफर करता है वो सामने वाले पार्टी को उसका जो भी रिक्वायरमेंट, इंटेंशन जो भी है वो कन्वे करता है, बताता है एक्सप्रेसली। द एक्सप्रेस ऑफर कैन बी आइदर इन अ वर्ड्स और इन अ रिटन फॉर्मेट, ये एक तो सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली बात करके बताया है, या फिर इन रिटर्न में भी हो सकता है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी कि मैं ऐसे ऐसे है, ये टेबल बेचना चाहती हूँ, या फिर मैं मेल थ्रू बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रही हूँ मैं सामने वाले पार्टी को या फोन करके जब मैं बताऊंगी तो वो क्या होगा, डायरेक्टली बाय वर्ड्स में ये बता रही हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप पे बता रही हूँ तो वो क्या हो गया, रिटर्न फॉर्मेट में हो गया, इस तरह से, ठीक है। Whereas when the offer is not communicated expressly but communicated by conduct or by circumstances of the case, the offer is called an implied offer. Expressly नहीं है तो implied भी offer हो सकती है, जब वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है या बाय वर्ड्स नहीं है। अगर वो कंडक्ट थ्रू भी अगर होता है तो उसे भी हम implied offer कहेंगे। A says to B that he will sell his bike to B for ₹30,000. इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, डायरेक्टली कहा है, लेकिन
फॉर एग्जाम्पल अ बीड एट एन ऑक्शन इज एन इम्प्लाइड ऑफर। जब कोई बीड होती है, ऑक्शन होता है, तो वहां पे क्या है, ये इम्प्लाइड ऑफर है ना, यानी वो सामने वाले पार्टी को एक्सप्रेसली कही हुई नहीं, ये इम्प्लाइड है कि हाँ हम ये चीज बेचना चाहते हैं। ठीक है, अभी उससे जो भी बीड लगाएगा वो अच्छे प्राइस पे जिसकी भी बीड जाएगी वो उसको वो चीज मिलेगी। अभी यहाँ से कोई भी पर्सन हो सकता है जो बीड है, ये ऑक्शन है, उसको जो है वो जीत सकता है ना, या ले सकता है। तो ये जो है इसे हम इम्प्लाइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्रेसली सामने वाली पार्टी को कहा नहीं गया है, इन जनरल में है ये। तो ये जो है ऑक्शन से रिलेटेड जब होगा तो उसे हम इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे। अभी इसमें जो है कम्युनिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन, जब सपोज मैंने किसी व्यक्ति से बोला कि मैं ये टेबल 200 रुपए में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले पार्टी का ध्यान ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसे तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। सामने वाले पार्टी को भी मालूम होना चाहिए तो ही वो कंप्लीट होगा, है ना। जब वो सामने वाले पार्टी को, जब उसका नॉलेज होगा, व्हेन ही कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ ऑफर आई हैव मेड, देन देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. An offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of person to whom it is made. जैसे A cannot be said to make an offer to B unless A bring the offer to the knowledge of B. Thus, acting in ignorance of an offer does not amount to acceptance of offer. ठीक है, तो इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, किसी का ध्यान ही नहीं है, इग्नोर कर दिया, और मैंने कहा कि मैंने तो इसको ऑफर किया था और बोला था, तो मैंने किसी और को नहीं बेचा, और मुझे लगा यही लेगा अभी, ये तो इसको लेना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलता है। सामने वाले पार्टी को जो है वो मालूम होना चाहिए, ही मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ दैट ऑफर। तो इसका एक फेमस केस है, हाँ, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन का रिलेटेड एक केस है, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता. The plaintiff was in a defendant's service as a servant. The defendant's nephew absconded and plaintiff went to find the missing boy. In the plaintiff's absence, the defendant issued handbill offering a reward of rupees 501 to anyone who might find the boy. The plaintiff traced him and claimed the reward. The plaintiff did not know of the handbill when he found the boy. The court held that the plaintiff was not entitled to reward. अभी यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर यहाँ पे जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति ऑफर कर रही है वो सामने वाली पार्टी को उसको मालूम होना चाहिए, ही मस्ट टू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट थिंग। अगर उसको वो चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे जो है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन माना नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे बाइंडिंग काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो या फिर एग्रीमेंट वो क्रिएट नहीं होता है। तो ये केस में क्या हो गया था, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, इस केस में क्या हो गया था कि प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के यहाँ काम करते थे और जो डिफेंडेंट है उसका नेफ्यू जो है वो गुम गया। अभी वो जो सर्वेंट जो काम करता था डिफेंडेंट, वो ढूंढने के लिए चले गए, उसको फाइंड करने के लिए चले गए। अभी मीनवाइल क्या हो गया, वो टाइम पे जो ये डिफेंडेंट था उसने क्या किया, हैंडबिल इशू किया कि जो कोई भी इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे हम 501 रुपए का इनाम देंगे। अभी इस तरह से हैंडबिल इशू कर दिया, लेकिन इसको तो पता नहीं था, जो उसे ढूंढने के लिए गया उसे पता नहीं था कि इस तरह का अवार्ड इस पे रखा गया है। वो तो उसका सर्वेंट था और इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए चला गया, जो भी वो बॉय था, नेफ्यू था, उसको ढूंढने के लिए चला गया। वो उसे ढूंढ के लाता है और उसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि इसने तो ऐसे ऐसे रिवॉर्ड इसके ऊपर रखा था। फिर वो बोलता है कि ये रिवॉर्ड आप मुझे दे दो, मैंने इसको ढूंढ के लाया तो आप मुझे ये रिवॉर्ड दे दो। तो यहाँ पे जो है
डिफेंडेंट जो है वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, तुम तो ढूंढने के लिए चले गए, उसके लेके आए, तुमको तो पता ही नहीं कि मैंने इस तरह का इनाम रखा था, तो तुम क्यों मांग रहे हो। तो ये केस जो है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, वो जो सर्वेंट था, वो सर्वेंट जो है वो कोर्ट में गया और उसने क्लेम किया कि मैंने इस तरह से वो बॉय को जो है वो ढूंढ के लाया और इन्होंने तो इसके ऊपर इनाम रखा था, वो मुझे तब पता नहीं था, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इस पे इनाम रखा था, तो मुझे ये इनाम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ जो है वो इंटाइटल नहीं है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने जो उसे बॉय को जो ढूंढ के लाया तब तक तो उसे पता ही नहीं था कि इस तरह से इनाम रखा गया है। ठीक है, यानी वो इनाम रखा है इसलिए वो ढूंढने के लिए गया है, तो ऐसा नहीं था। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई, यहाँ पे क्या है, तो कोर्ट हेल्ड दैट प्लेंटिफ वाज नॉट इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोर्ट ने क्या कहा कि वो इंटाइटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था क्या ऑफर किया गया है, तो ऑफर का नॉलेज उसको नहीं था। इसका मतलब वहां पे जो है एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखता है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था, और अगर वहां पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर वहां पे एग्रीमेंट ही नहीं क्रिएट हुआ, वहां कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे जो है पर्सन को नॉलेज होना जरूरी है, तो ही ऐसा कहा जाता है कि वो टर्म कंडीशन को वो फॉलो किया और फिर उसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। इफ द पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर, हिज acting in accordance with the term thereof amount to the acceptance of the same. In such case, it is immaterial that at the time of accepting the offer, the acceptor does not intend to claim the reward mentioned in the offer. तो यहाँ पे यही चीज है कि कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो क्या कि कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अभी ये कैसा है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकती है। उसके बाद जब ये ऑफर की जाती है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे बोलेंगे हम, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन कब बोलेंगे, जब जिस व्यक्ति को वो ऑफर की जाती है या जो भी है वो ऑफर की जाती है, तो जो भी व्यक्ति है अगर उसके टर्म कंडीशन भी वो परफॉर्म कर लेता है, कौन वो जो भी ऑफर की है, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि ऑफर की गई है, तो इसका मतलब वहाँ एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर, और अगर नॉलेज होगा तो ही ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफर के जो भी टर्म कंडीशन है उसने परफॉर्म किए हैं, यानी वहां पे उसका एक्सेप्टेंस था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होगा दो पार्टी के बीच में, तो यहाँ पे इंटेंशन क्या होना चाहिए, तो इंटेंशन नेचुरली क्या होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जो है वो इंटेंशन होना चाहिए। इलीगल जो भी इलीगल टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं है, वो इलीगल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। इसलिए in order that an offer after acceptance can result in a valid contract, it is necessary that offer should be made with an intention to create legal relationship. Legal relationship create करने के इंटेंशन से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि ऑफर होगा, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अभी ये दोनों चीजें हो गई, वहां प्रॉमिस हो गया, ठीक है, वहां पे हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वहां लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, उसे ही हम इन्फोर्सिबल बाय लॉ जो है वो कहते हैं। प्रॉमिस इन केस ऑफ सोशल एंगेजमेंट is generally without an intention to create legal relationship। जहाँ पे सोशल एंगेजमेंट टाइप के चीज़ें होती है जिसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एग्रीमेंट होता है, तो उसे हम बाइंडिंग नहीं कहते, यानी वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। कि सपोज ए ने बी को कहा कि हम आज मूवी देखने जाएंगे, तो अगर वो मूवी देखने जाते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं जाते हैं
और अगर बी वो मूवी देखने जा रहा है ऐसा उसने कहा, इसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके वेट करता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी तो इंपॉर्टेंट मीटिंग डील होने वाली थी, वो कैंसिल कर दी मैंने क्योंकि ए ने कहा था कि मूवी देखने जाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये केस में जो है यहाँ पे ये बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ लीगल टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। तो ये जनरल है, ठीक है, इसे हम सोशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं होता है इन द आइज ऑफ लॉ। An agreement to go for movie या फिर for a walk or to play some game cannot be enforced in a court of law. The test to know the intention of the party is objective and subjective merely because the promisor contained that there was no intention to create legal obligation would not exempt him from the liability. इन बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ये केस में है, ये केस को देखते हैं। बेल्फोर वॉज एम्प्लॉयड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब इन ए सिलोन, वेंट टू इंग्लैंड विथ हिज वाइफ ऑन अ लीव। For health reason, the wife was unable to accompany the husband again to Ceylon. The husband promised to pay 30 euros per month to his wife until she rejoined him in Ceylon. The husband failed to pay her the said amount, hence the wife sued him for the amount. The court held that husband was not liable as there was no intention to create legal relationship. तो इस टाइप की जो है, जैसे हस्बैंड कहता है कि तुम यहाँ आके रहो, वो बीमार है तब तक मैं तुम्हें भेजूंगा पैसे, उसने नहीं भेजे पैसे, तो यहाँ जो है वाइफ जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कहती कि इसने मुझे 30 यूरोज नहीं भेजे। तो ये क्या है, ये सोशल काइंड ऑफ जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप ये कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये बाइंडिंग नहीं होता है। देखिए इसी तरह का और एक केस हुआ था, जॉन वर्सेस पेडोविटिन। ये केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो है, जैसे कि उसकी माँ जो है वो उसको क्या बेटी को कहती है कि तू ऐसे लॉ का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर, मैं तुझे घर रहने के लिए दूंगी। और उसने वो जो घर है उसको रहने के लिए दिया, आधा उसने रेंट पे दिया। अभी 5 साल हो गए, फिर भी वो बेटी ने जो है वो लॉ कंप्लीट नहीं किया, वो फेल हो रही थी, तो वो कुछ कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी वो टाइम के बीच पे क्या हो गया कि उसने शादी कर ली। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि माँ बेटी में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया, और माँ ने जो है उसको पैसे देना बंद कर दिया, और वैसे उसको कहा कि ये घर भी तो छोड़ दे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे वो बेटी ने जो है वो क्लेम किया कि ये माँ तो मुझे पैसे नहीं दे रही है खर्चे के लिए, या मुझे यहाँ से बोल रही है कि जा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेटी की शादी हो गई और फिर ये बेटी इस तरह से क्लेम कर रही है, यानी माँ ने जो कहा था कि तू यहाँ रहे तो मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगी, पैसे दूंगी, तो तेरा 5 साल का जो भी लॉ का कोर्स है वो कंप्लीट कर, लेकिन वो नहीं कर पाई, शादी कर ली उसने। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि माँ ने फिर पैसे देना बंद कर दिया, तो बेटी बोलती कि मुझे तो माँ ने पैसे देना चाहिए, इसके लिए वो कोर्ट में गई। तो यहाँ कोर्ट ने क्या माना कि ये कोई लीगल जो यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, और ये जो बात माँ बेटी के बीच में हुई, यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ माँ जो है वो हैज़ नो अंडर ऑब्लिगेशन टू पे एनी मनी टू हर डॉटर। और यहाँ पे जो भी पोजीशन था वो घर का वो माँ को दिया गया। तो ये हमने देखा कि एक ऑफर जो होती है वो ऑफर जो है वो कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेट प्रॉपरली होनी चाहिए। एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी ऑफर हो सकती है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इट मस्ट बी कम टू द नॉलेज टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। उसके बाद इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उसमें जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट काइंड की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ ऑब्लिगेटरी नहीं है, क्योंकि वहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये है इंटेंशन ऑफ द पार्टी। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देन communication should complete, completion of communication, it must be come to the knowledge to whom it is made. Offer may be express employed, ठीक है, and offer must be communicated। ये सारी जो है ये important characteristic जो है हम इसे
कहेंगे। उसके बाद ऑफर जो है ये जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक ये जैसे हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। उसके बाद ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। स्पेसिफिक हम किसे कहेंगे तो पर्टिकुलर टू द ऑफर इज मेड बाय वन पर्सन टू पर्टिकुलर पर्सन, जिसको वो ऑफर करनी है वो पर्टिकुलर पर्सन को उसने ऑफर की है, तो वहाँ पे हम उसे स्पेसिफिक कहेंगे। व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और सर्टेन पर्सन it is known as specific offer. It can be only accepted by the person to whom that offer is made. जिसको ऑफर की गई है उसको, वो व्यक्ति जो है जिसको पर्टिकुलरली वो ऑफर की गई है वो अगर एक्सेप्ट करता है तो ही फिर यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट होगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। हाँ, इट इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। अभी जनरल में क्या होता है, जनरल में जैसे हम जनरल ऑफर किए किसे बोलेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो वो क्या है, वो जनरल ऑफर होती है। ठीक है, कि सपोज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि घर बेचना है, घर ये प्राइस में बेचना है, इसका लोकेशन ये है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ऑफर हो गया ना। तो ये कैसा हो गया, ये जनरल काइंड ऑफ ऑफर हो गया। ठीक है, ये जनरल टाइप, इसे हम जनरल काइंड ऑफ कहेंगे। ए एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर दैट whoever find his missing son would be rewarded with a 2 lakh. B read it and after finding the boy he called A to inform about his missing son. Now A is entitled to pay 2 lakh to B for his reward. अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तो जनरल हो गया, ठीक है, ये स्पेसिफिक और ये जनरल काइंड ऑफ हो गया। ये जनरल यानी कि उसने एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में कि बेटा खो गया है, जो भी उसे ढूंढ के लाएंगे उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो पर्सन है उस किसी पर्सन ने उसको फाइंड किया, वो व्यक्ति जो है उसके पास गया कि बेटे को मिसिंग जो भी था उसका लड़का, उसने उसको ढूंढ के निकाला। तो यहाँ पे ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट केस है इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केस देते हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये बहुत सी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मोक बॉल कंपनी है, वो कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट देती है कि जो कोई भी हमारे ये कंपनी की जो भी स्मोक बॉल जो है वो कंज्यूम करेंगे और उसके बाद भी जिसको इन्फ्लुएंजा होता है, तो ऐसा कोई भी रहेगा तो वो आओ हम उसे जो है $100 का इनाम देंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। और उनकी कंडीशन क्या थी कि हमारे दिए हुए डायरेक्शन के हिसाब से वो सारे फॉलो करके जो ये कंज्यूम करता है, उसके बावजूद भी अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो फिर हम $100 जो है वो इनाम में देंगे। तो ऐसा जो भी है वो आ सकता है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि जो मिसेस कार्लिल थी, जो प्लेंटिफ थी, उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी। उसके बाद उन्होंने वो जो भी स्मोक बॉल है वो केमिस्ट से परचेज किया। अभी उसने जैसे बताया था, जो भी डायरेक्शंस दिए थे डिफेंडेंट ने, वो हिसाब से उसने सारा फॉलो करती हो वो कंज्यूम किया। और ये लेने के बावजूद भी उसको क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ। अभी उसने क्या कर दिया, स्यू कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में। उसने कह दिया कि डिफेंडेंट जो है इसको यानी वो लायबल है टू पे मी $100, क्योंकि उसने इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दी थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जनरल ऑफर थी। ठीक है, तो देयर में बी जनरल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द जनरल ऑफर मे नॉट बी कम्युनिकेटेड by fulfilling the condition of such offer, the offeree is said to accept the offer. तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो औरत थी उसने वो कंज्यूम किया, उसके बावजूद इन्फ्लुएंजा हुआ, फिर उसने कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। उसने कहा कि अभी ये जो है ये डिफेंडेंट जो है वो लायबल है मुझे $100 देने के लिए, क्योंकि मैंने ये कंज्यूम करने के बावजूद मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ। तो यहाँ पे जो है वो कंपनी लायबल मानी जाएगी, क्योंकि ये जनरल काइंड ऑफ ऑफर थी और उसने उनके दिए हुए हिसाब से अगर व्यक्ति वो कंज्यूम करता है तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने परचेज कर लिया। जनरल ऑफर है, जनरल पब्लिक में से कोई भी उसको परचेज कर सकता है। परचेज करने के बावजूद अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो है ये इवन दो वो कंपनी को पता नहीं है कि ये व्यक्ति ने खरीदी किया या व्यक्ति ने परचेस किया है या जो भी है पता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जनरल ऑफर जो होती है, जनरल ऑफर में जो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो इसका जो हमने भी देखा कि कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। कंप्लीशन शुड बी, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीटेड, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये कार्बोलिक ये जो कंपनी का है इसमें तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन तो हो गया नहीं ना, कि जैसे वो औरत ने परचेस करते टाइम तो क्या उसको कंपनी को बोला नहीं मैं ये परचेस कर रही हूँ, ऐसा कितने लोगों ने परचेस किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जब जनरल ऑफर होती है टू द पब्लिक एट लार्ज, तो यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जनरल ऑफर में क्या होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। यानी ऐसा पार्टी नहीं कह सकती कि जो सामने वाले ने परचेस किया उसने तो हमें कुछ बताया नहीं था कि उसने परचेस किया, हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह का जो भी डिफेंस है वो नहीं ले सकते, डिफेंडेंट इस तरह का डिफेंस नहीं ले सकती है क्योंकि ये जनरल ऑफर है, ठीक है। जनरल ऑफर में क्या होता है, जो भी कंडीशन जो पार्टी ने दी हुई है उसके हिसाब से अगर सामने वाली व्यक्ति जो है वो परफॉर्म करती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ही उसने वो स्मोक बॉल खरीदे परचेस किए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप का एक्सेप्टेंस हो गया वो ऑफर को। और यहाँ पे इवन दो कम्युनिकेशन नहीं है फिर भी यहाँ पे जैसे ही उसने परचेस किया वो क्या हो गया, जो भी कंडीशंस बताए थे वो जो है वो ऑफर के वो बाइंडिंग हो जाएंगे डिफेंडेंट के ऊपर। तो क्या है, बाय फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सच ऑफर द ऑफरी इज सेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। यानी जैसे ही उसने वो परचेस किया और उनके कहे गए टर्म कंडीशन के हिसाब से कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो ऑफर दी थी कंपनी ने ये व्यक्ति ने एक्सेप्ट की है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान में लेने के लिए। तो ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक है तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्टली होता है तो हम कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ कहेंगे। और जब यहाँ पे जब ये ऑफर जो होती है ये पब्लिक एट लार्ज होती है यानी जनरल होती है तो वहाँ पे जो है पर्टिकुलरली एक्सप्रेसली जो है कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कैसे मानी जाएगी, तो ये डिपेंडिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट के या जो भी एग्रीमेंट के टर्म कंडीशन है सामने वाले व्यक्ति अगर फुलफिल करती है और अगर वो जनरल काइंड ऑफ ऑफर है तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। अभी ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर इसमें डिफरेंस है, इस पे भी बहुत सी बार जो है शॉर्ट नोट पूछी गई है कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है कि डायरेक्टली हम ऑफर करते हैं, जैसे ये स्पेसिफिक भी या फिर इन जनरल भी हम डायरेक्टली ऑफर करते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, यानी डायरेक्टली ऑफर नहीं होता है लेकिन सामने वाले से इन्विटेशन आना चाहिए कि आप ये बेचने के लिए रेडी हो क्या, इस तरह से कि जैसे देखिए आप बहुत सी बार मार्केट में घूमते हो तो वहाँ पे क्या होता है, शॉप में डिस्प्ले किया होता है कि सपोज कोई कपड़े की शॉप है तो वहाँ पे जो है कपड़े जो है वो डिस्प्ले किए गए होते हैं तो वो देख के हमारा मन होता है कि यार ये ड्रेस बहुत अच्छा है, चलो जाके पूछते हैं कितने में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये क्या होता है, वहां पे जाके हम पूछते हैं कि आप ये कितने में बेचोगे, ये कितने का है, ठीक है। तो वहां क्यों डिस्प्ले किया है, तो वो इंटेंशन से डिस्प्ले किया है ताकि क्या होगा कि हमारे पास सामने से जो है वो इनविटेशन आएगा कि आप ऑफर करो, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है। A proposal or offer has to be distinguished from invitation to offer. A person may not offer to sell his goods but make some statement or give some information with a view to inviting other to make offer. जैसे कि display good or dress or books in the window of the shop.
दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये तो इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉपकीपर इफ यू वांट टू सेल हिज आर्टिकल और नॉट। तो यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो बेचेगा ही बेचेगा। जैसे उसने डिस्प्ले किया है वो शर्ट और वो वही चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बोलेगा इसमें दूसरे कलर है आप ले लो, इस तरह से। तो वो कोई बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होता, ये जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर होगा। एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट फाइनल विलिंगनेस बट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी टू इन्वाइट द पब्लिक टू ऑफर हिम। तो ये हैरिस वर्सेस निकलसन, ये जो केस है इसमें ये चीज आती है। द डिफेंडेंट एडवर्टाइज अ सेल बाय ऑक्शन, द प्लेंटिव ट्रैवल टू द एडवर्टाइज प्लेस ऑफ ऑक्शन टू फाइंड दैट द डिफेंडेंट हैज कैंसल्ड द ऑक्शन सेल। He brought an action against defendant to recover expenses of his travel. It was held that he was not entitled to the same as there was as yet no contract between two party which could make the defendant liable. अभी हैरिस वर्सेस निकलसन में क्या होता है कि एक जो डिफेंडेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट देता है कि ऐसे ऐसे सेल बाय ऑक्शन है। तो अभी वो एडवर्टाइजमेंट देख के प्लेंटिव जो है वो कहीं और से जो है ट्रैवल करके वो जगह आता है और उसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि अरे ऑक्शन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वो ट्रैवल करके आता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं तो अभी इतनी दूर से आया तो मुझे मेरे जो भी ट्रैवलिंग के पैसे है वो वापस दे दो। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो मना कर देता है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट जो है यहाँ पे क्या कहता है कि इवन तो एडवर्टाइजमेंट दी गई है ऑक्शन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइंडिंग है कि उन्हें वो बेचना ही है या ऑक्शन करना ही है। तो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। तो ये कोई बाइंडिंग यहाँ पे बाइंडनेस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ फाइनल विलिंगनेस नहीं होता।